सो हेलो साथियों, वेलकम टू एजुकेशन लॉबी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो का जो मूल पर्पज़ है वो है यूपीएससी प्रीलिम्स के 5 महीने पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज 27 जनवरी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और आज से ठीक 5 महीने बाद यानी कि 27 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पहला जीएसटी और दूसरा सीसेट का। यानी पेपर 1 जीएसटी लिए जनरल स्टडीज़ एंड पेपर 2 सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिलेबस की अगर पहले पार्ट की बात करें यानी करंट अफेयर्स जिसे हम बोलते हैं आसान भाषा में, तो देखिए आपके पास अभी बचे हैं 5 महीने और आपको लगभग मई जून से लेकर और ये मई तक का करंट तैयार करना है। यानी हम मोटा मोटी मान सकते हैं जून से मई लगभग 12 महीने। अब हमें क्या करना है, 5 महीने में 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो उसके लिए आपके पास 3-4 माध्यम होंगे ही। कुछ लोग होंगे जो डेली बेसिस पे करंट पढ़ते होंगे अपने, लाइक न्यूज़पेपर से या कोई ऑनलाइन पीआईबी की वेबसाइट के माध्यम से या कोई यूट्यूब चैनल से, ठीक है। कुछ लोग वीकली पढ़ते होंगे ऑनलाइन और कुछ लोग मंथली पढ़ते होंगे ऑनलाइन एंड मैगजीन के माध्यम से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने 5 महीने के अंदर करंट अफेयर्स को 12th महीने का पूरा मतलब 12 महीने के पूरे करंट अफेयर को रिवाइज करना है। वो हम किस रूप में कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले जो डेली करंट अफेयर्स है वो तो आप रेगुलर लेके चलिए अपना, और इसको हम वापस से रिपीट तो कर नहीं सकते क्योंकि इतना पर्याप्त समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। वीकली है और मंथली है, इनको हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स करवाया जाता है। तो आप उन चैनल की वीडियोस के माध्यम से अगर हम एक दिन में 4 वीडियोस भी रखते हैं, 1 घंटे की वीडियोस होती है, अगर आप डबल स्पीड करके भी देखते हो तो लगभग 2 घंटे में आपकी 1 महीने की वीडियो कवर हो जाएगी। यानी आपको 2 घंटे लगेंगे एक वीडियो को, एक दिन में वीडियो को रिवाइज करने में। अगर आप चाहें तो 2 वीडियो एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, वीकली वाला। अगर आप 2 वीडियोज़ भी एक साथ रिवाइज करेंगे तो भी आपको इतना पर्याप्त समय है आपके पास कि आप पूरे साल भर का जो करंट है वो आप आराम से कर लेंगे। दूसरी अगर बात करें मंथली कंपाइलेशन की, तो मंथली मैगजीन आती है, उसको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि साल भर का जो करंट अफेयर एक साथ जो बुकलेट आती है वो भी आप कुछ लोग पढ़ते हैं। जैसे विजन का 365 आता है, दृष्टि का ईयरली कंपाइलेशन आता है, उसके माध्यम से लोग करते हैं। तो मैं इतना बोलूँगा, कोई सी भी मैगज़ीन आप जो पढ़ रहे हो मंथली, आप उसी को, अगर अभी 7 महीने की मैगज़ीन हो चुकी है अभी कवर, अगर आप उन 7 महीने की मैगज़ीन को एक बार अभी रिवाइज कर ले ठीक से, और जो भी करंट में चल रही है उनको साथ में पढ़ते चले। साथ में यहाँ हम इसको 2 सेगमेंट में बांट सकते हैं। एक तो वो जो भी करंट में मैगज़ीन चल रही है, यानी मान लीजिए फरवरी की मैगज़ीन है तो आप एक तो फरवरी की मैगज़ीन पढ़ लीजिए, और दूसरी जो मैगज़ीन है वो आप जून की उठा लीजिए। टारगेट रख लीजिए कि आपको 20 दिन में, मतलब 20 दिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 20 दिन में भी 2 मैगज़ीन पूरी कर लेते हैं तो वो पर्याप्त होगा। और 20 दिन में मैगज़ीन पूरी करना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है या कोई चैलेंज वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह मोटा मोटी देखा जाए तो आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 1 महीने में, यानी आपको डबल काम करना है हर चीज़ में, चाहे वो, क्योंकि समय कम है और हमें रिवीजन भी ज़्यादा करना है। और एट द एंड लास्ट में जो हमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले काम आने वाली चीज़ है वो रिवीजन है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़कर रिवाइज कर लेंगे बनिस्बत उसके कि आपको कोई नया टॉपिक उठाना पड़े या कोई नया रिसोर्स उठाना पड़े, चाहे वो ऑनलाइन हो या बुक के माध्यम से हो, आप अभी से ही मैगज़ीन को अच्छे से पढ़ लीजिए और उन्हीं मैगज़ीन का आप अंडरलाइन, हाईलाइट जो भी करना चाहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसी में से सेलेक्ट करके आप उनको चूज़ कर लीजिए। और ये मैं पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ, अगर आप इन्हीं मैगज़ीन को लास्ट टाइम पे पढ़ते हो तो आपको टाइम इतना नहीं लगेगा जितना आपको अपेक्षाकृत लगता है, और बल्कि आपको ये पता होगा कि अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। अगर आप नई मैगज़ीन लाते हो तो आपको फिर से वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और फिर से उनको अपने हिसाब से देखना होगा, और फिर आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप उसको दोबारा रिवाइज करो। तो सबसे अच्छा विकल्प है आपके पास, जो अभी आपके पास मैगज़ीन है ऑलरेडी 7 महीने की,
प्लस जो भी करंट चल रहा है वो, उनको आप ठीक से पढ़ लें और अच्छे से उनको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। और जो भी आने वाली मैगजीन्स है उनको भी पुरानी वाली के साथ में कंपाइल करके दोनों को एक साथ रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। करंट अगर आप इतना कर लेंगे ये डेफिनेटली पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको करंट में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लगभग करंट का वेटेज यूपीएससी में 30 से 40% होता है, कभी कभार कम भी होता है, कभी कभार ज़्यादा भी होता है। और 30 से 40% का मतलब है वो कंपाइल करके करंट अफेयर्स देता है। ऐसा नहीं देता कि वो केवल करंट अफेयर्स के आधार पे प्रश्न पत्र बनाएगा, वो आपको प्रश्न पत्र पॉलिटी में जोड़ देगा, इकोनॉमिक्स में जोड़ देगा एग्जामिनर, या फिर आपको एनवायरनमेंट में जोड़ देगा। इस तरीके से करंट अफेयर पूरा इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स आता है। तो हम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स तब कर सकते थे जब हम स्टैटिकली पढ़ लें। तो करंट अफेयर्स को बताने का मतलब ये था कि अब हमें स्ट्रॉन्ग जो अपना मेन स्टैटिक पोर्शन है ना उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहला जो टॉपिक है इतिहास है। रूल्स मैंने आपको करंट अफेयर्स में बता ही दिया है कि पुरानी चीज़ों को ही रिवाइज़ करना है और मंथली मैगजीन को ही रिवीजन करना है, और वीकली वीडियोस के माध्यम से भी आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं ताकि आप अलग अलग जगह से चीज़ों को पढ़ लेंगे तो रिवाइज़ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। डोंट मतलब क्या नहीं करना है वो ये कि नए सोर्सेस बचे पढ़ने से, और नए सोर्स के अलावा जो आपके पास जो आप पढ़ रहे हो उन्हीं चीज़ों को प्रमाणिक मानते हुए, या प्रमाणिक चीज़ें लेनी भी है उन्हीं चीज़ों से ठीक से। तो अब अगर बात करें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो इसको हम 2 सेगमेंट में बात कर सकते हैं। जैसा कि भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास के अंदर जो सिलेबस में है प्रीलिम्स के, मेंस में तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी इतिहास का ही पार्ट है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यहाँ अलग से राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का अलग से महत्व है। तो टॉपिक में इम्पोर्टेंस देख सकते हैं हम कि नेशनल मूवमेंट पे फोकस किया गया है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स एनालिसिस किया होगा तो उसमें भी यही चीज़ है कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा आते हैं फ्रिक्वेंटली, अगर आप बाकी पेपर की हिस्ट्री से कंपैरिजन करें। तो अब यहाँ पर हमें जो हमारे पास समय बचा है 5 महीने, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा है, और उस बड़े सिलेबस को देखते हुए हमें कुछ सिलेक्टेड स्टडी करनी होगी। तो एंशिएंट और मिडाइवल यहाँ से अमूमन क्वेश्चन कम आ रहे थे, बट पिछले अगर 2 साल का ट्रेंड देखें हम 2020 एंड 2019, तो यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या लगभग 7 से 8 है, एक एवरेज मान लें दोनों पार्ट से, और 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न से है और नेशनल मूवमेंट से है। तो एंशिएंट और मिडाइवल, इसको पढ़ने का जो सोर्सेज है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप इम्पोर्टेंस मान करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। एंशिएंट हिस्ट्री देखिए बहुत ब्रॉड है, अगर हम उसको पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा उसके अंदर। तो हमें क्या करना है, सेलेक्टिवली स्टडी करनी है ताकि हम कम कंटेंट में से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकें, या ज़्यादा मटेरियल अपने लिए जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है वो निकाल सकें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एग्ज़ाम तक उनको पढ़ लेना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या सेलेक्टिवली चीज़ें पढ़नी है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, पाषाणयुगीन संस्कृति है, और इसके बाद से मूल इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जो पहला टॉपिक जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप पहला टॉपिक ले सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एतबार से, ठीक है। उसके बाद तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस है वो आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेट होकर ज़्यादा बनते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईस्वी का भारत है, उस पर फोकस करना है। साथ में उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल आते हैं, लेकिन ये एवरेज है, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो संगम काल है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे तो एंशिएंट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट होते हैं। अगर आप कल्चर को पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप एंशिएंट को पढ़ते हैं, या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर आप कल्चर को पढ़ते हैं, तो आप चीज़ों को ठीक से रिलेट कर पाएंगे। और आप एग्ज़ाम के पेपर्स को देखेंगे तो उसमें भी आपकी यही डिमांड है कि वो इंटीग्रेट अप्रोच के क्वेश्चंस देता है पढ़ने के लिए,
ठीक है। और अगला जो टॉपिक है वो गुप्त साम्राज्य और उसके बाद गुप्तोत्तर। गुप्त साम्राज्य से भी क्वेश्चंस अमूमन कम आते हैं, लेकिन गुप्तोत्तर काल है वहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से जो क्वेश्चंस का रिलेवेंस है वो कल्चर के साथ रिलेट होकर ज़्यादा आता है। उसके बाद अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसी को दो रूपों में विभाजित किया जाता है, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली, क्षेत्रीय शक्तियाँ, दक्षिण भारत और राजवंश, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन और एट द एंड मुग़ल साम्राज्य। तो अब इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? जो शुरू के 4-5 टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली है। आपने देखा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं शासन प्रणाली से, कर व्यवस्था जो लगाई जाती है इत्यादि आपने देखा है। और क्षेत्रीय शक्तियाँ, उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश जिसमें विजयनगर साम्राज्य है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। या विजयनगर साम्राज्य से लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कल्चर से रिलेट होकर बने या फिर स्थापत्य के साथ एंशिएंट में मॉडर्न में पूछा जाए। और इसके अलावा मुग़ल साम्राज्य, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से समय कम है और आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है और पढ़ने के बाद उनको रिवाइज़ भी करना है, तो अपना कंटेंट और रिसोर्सेज एक ही रखें। और जो मैंने आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताया सिर्फ उन्हीं के माध्यम से भी आप अगर तैयारी करते हैं तो पर्याप्त है आपके लिए। और अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत तो वैसे तो पूरा ही महत्वपूर्ण है, पर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स अगर ले लें, क्योंकि यहाँ का वेटेज क्वेश्चंस का ज़्यादा रहता है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस केवल इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। पहला जो टॉपिक्स है भारतीयों का आगमन, ये केवल आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए पढ़ लेना चाहिए। वैसे अमूमन देखा जाए तो पिछले 20 साल से यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं बाकी टॉपिक्स के मुकाबले, तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से तुम्हें कितना वेटेज देना है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत की विजय पाई, एक तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और उनकी शासन व्यवस्था में कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वैसे आधुनिक भारत में ज़्यादातर टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट ही है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आधुनिक भारत को ठीक से पढ़ लें और उसके सारे टॉपिक्स को ही देख लें, जिसमें से आपको मूल फोकस जो करना है वो नेशनल मूवमेंट से करना है, क्योंकि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, मतलब इस काल से 1880 के बाद से और 1947 तक लगभग यहाँ से क्वेश्चनों की तादाद ज़्यादा होती है। तो इस पोर्शन को ज़्यादा महत्व देते हुए बाकी आधुनिक भारत के पोर्शन को भी ज़्यादा महत्व देना है, लेकिन आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। टॉपिक भूगोल की बात करें तो भूगोल में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ही मैं नाम लूँगा, बाकी आप खुद से देख लेना अगर आपको जैसे भी देखना है, क्योंकि समय कम है। समय के एतबार से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है उसमें से आंतरिक संरचना वाले टॉपिक को ठीक से देख लेना है। उसके बाद विश्व के पर्वत, पठार, मैदान, इनकी कैसे उत्पत्ति हुई, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी वैसे आप लोगों को, लेकिन इसको भी क्वेश्चंस को देख लें। कई बार क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है, आंतरिक संरचना कैसे हुई, इनका विकास कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ, निगमन, निमज्जन, इन विशेष शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, तो आप एक बार उनको भी ठीक से देख लीजिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल का, वो सबसे ज़्यादा महत्व है जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक का, जिसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट वाले टॉपिक को सबसे ज़्यादा अच्छे से देख लें, और मैं इसके लिए लगभग आपको सजेस्ट करूँगा इस टॉपिक को ठीक से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बनिस्बत करंट के। तो वो करंट कोई तूफ़ान, कोई नया तूफ़ान आया हो, यहाँ पर कोई ऐसी घटना चक्रवात आया हो जिसकी वजह से वो जगह या वो तूफ़ान का विशेष नाम महत्व रखता हो, तो उसके लिए आपको एक उसकी अवधारणात्मक समझ और उस टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स, ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो आप एक बार उसको ठीक से देख लीजिएगा। जो भूगोल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट वो भारतीय भूगोल का है, तो भारतीय भूगोल को आप ठीक से देख लें। नदी, अपवाह तंत्र और पर्वत, पठार, मैदान, इनका कैसे भारत के हिसाब से कैसे इनका उत्थान हुआ, कैसे इनकी संरचना हुई, उत्पत्ति हुई, इन सब चीज़ों को ठीक से देख लें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में विशेष रूप से कृषि को पढ़ लें, क्योंकि आपने देखा होगा 2020 के पेपर्स में भी कृषि से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए और ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी कंसेप्ट तो पढ़ना ही है सारे, लेकिन वो चीज़ देख लें। पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण में कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं बताऊं तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक,
जिसको जैव विविधता बोलते हैं, उसकी जैव विविधता को ठीक से समझते हुए उस टॉपिक को तैयार कर लेना है, क्योंकि वहाँ से अवधारणात्मक क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण के कुछ और टॉपिक्स जो हैं उनमें से पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य, पर्यावरणीय प्रदूषण, भारत में पर्यावरण संरक्षण, भारत में जैव विविधता, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं संस्थाएं, सतत विकास, सतत कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और पर्यावरण से संबंधित करंट इश्यूज़। ये पर्यावरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और टॉपिक्स बहुत सारे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं फ्रिक्वेंटली। अगर आप पुराने पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो इस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब बचता है हमारे इकोनॉमिक्स। महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से अगर आपने इकोनॉमिक्स का ट्रेंड देखा होगा तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उनको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने करंट को सिर्फ केवल करंट से इकोनॉमिक्स करना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो अवधारणात्मक समझ होना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन भर भर के पूछता है, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली, टॉपिक है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, टॉपिक है लोक वित्त, उसके बाद कर संरचना यानी कि टैक्स सिस्टम, उसके बाद कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, उसके बाद भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्थिक संबंध, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो एलपीजी रिफॉर्म से आज भी क्वेश्चंस आते हैं, और एलपीजी रिफॉर्म का क्या प्रभाव पड़ा उससे संबंधित कुछ अवधारणात्मक प्रश्न हमेशा आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर बार। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कृषि है ही। देखो कृषि का जो सेंस है वो आपको बहुत व्यापक सेंस में समझना होगा। कृषि बहुत ट्रांजिशन वाले जोन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सभी विषयों को देखें तो जैसे मान लीजिए कृषि है। अब कृषि का मेन पोर्शन ये है साइंस, ये है इकोनॉमिक्स, ये है ज्योग्राफी और ये है एनवायरनमेंट। तो कृषि ये है कृषि, यानी आपको कृषि अगर ठीक से समझना है तो आपको साइंस की भी समझ होनी चाहिए। कौन सी फसल है, कौन से उर्वरक पदार्थ है, कौन सी उसकी संरचना संगठन ये है, इन सबको होने के लिए आपका बेसिक साइंस थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। इसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो कृषि से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। चाहे वो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, भौगोलिक क्षेत्र देखें, क्षेत्र के एतबार से कौन सा एरिया कौन सी कृषि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर्पज़ से देखें। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो मृदा है, मृदा का क्षरण और ये वाला जो पार्ट है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो सामाजिक आर्थिक वाला पार्ट है ह्यूमन इकोनॉमिक्स, वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृषि को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको चारों टॉपिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, और कृषि को व्यापक रूप में देखने की ज़रूरत है। केवल कृषि के लिए अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो वो भी पर्याप्त नहीं है, केवल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, केवल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो भी पर्याप्त नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज सबका होना ज़रूरी है, स्टैटिक पोर्शन सबका मजबूत होना ज़रूरी है, तभी आप कृषि को ठीक से समझ पाएंगे। तो 100 से 150 नंबर, लगभग 100 से 150 नंबर मेंस में क्वेश्चन आते हैं केवल कृषि वाले पार्ट से, मतलब इकोनॉमिक वाले पार्ट से आते हैं, जिसमें से लगभग 50 से 60 नंबर कृषि से पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था की और इसके बाद विज्ञान। तो राज्य व्यवस्था में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सारे टॉपिक्स के नाम नहीं लूँगा, सिर्फ वो महत्वपूर्ण टॉपिकों के नाम ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे पहला टॉपिक जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक से एक है तो प्रस्तावना, लगभग प्रस्तावना से क्वेश्चन हर बार आते हैं और बनते हैं। और सबसे जो मूल जो क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछती है, हमेशा पूछती है और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में सिलेबस में इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, अधिकार संबंधित मुद्दे। तो इस एतबार से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, चाहे वो करंट ओरिएंटेड हो या स्टैटिक पोर्शन हो। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो आप कोई भी राज्य व्यवस्था के टॉपिक तैयार करें, इस वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद संसद है, संसद बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपको संसद को ठीक से समझना, उसकी संरचना, उसके कार्य, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राष्ट्रपति है, ये सब संसद का ही पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कार्यपालिका है, विधायिका है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है।
है ना। तो संसद वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राज्य कार्यपालिकाओं को भी ठीक से देख लें, उसका वर्गीकरण, उसके अंतर्गत क्या क्या संरचनाएं हैं, संगठन हैं इत्यादि को। इसके बाद जम्मू कश्मीर, क्योंकि अभी हॉट टॉपिक है तो यहाँ से भी इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बाद पंचायती राज और नगर पालिकाएँ, ये भी यूपीएससी का मतलब बहुत पसंदीदा टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग हर बार नहीं लेकिन फ्रिक्वेंटली देखें तो पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद न्यायपालिका, देखिए वर्तमान का जो सिनेरियो देखें तो न्यायपालिका से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो। आपने देखा होगा फ्रिक्वेंटली हर साल लगातार न्यायपालिका से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो सीधे रूप में अनुच्छेद ना दे करके, जैसे 2020 के क्वेश्चन की बात करें तो इस बार पूछ लिया गया था कि क्या जुडिशियल रिव्यू की पावर न्यायपालिका को संविधान में दी गई है। तो अगर आपने आर्टिकल 137 को पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ का आंसर दे पाएंगे कि वहाँ से क्वेश्चन ये क्वेश्चन सीधा स्टैटिक से पूछा गया था, क्योंकि जो न्यायपालिका है यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो काफ़ी जुडिशियल रिव्यू से एक्टिविज़म और अब प्रो एक्टिविज़म पे आ गया है। तो इसको देखते हुए यूपीएससी में न्यायपालिका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको पढ़ लें। साथ में जो अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स है, उनका महत्व किस तरीके से बढ़ रहा है, आप उन चीज़ों को भी ठीक से देख लें, वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 2 टॉपिक और हैं जो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल। एक तो संशोधन, कि भारतीय संविधान में किस तरीके से संशोधन संभव है और संशोधन किस कौन कौन सी प्रक्रिया में होता है। क्योंकि संशोधन की भी कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, मूल अधिकारों में संशोधन होता है तो उसका अलग रूप से होता है, किसी और प्रोस्पेक्टिव में देखें तो वहाँ अलग तरीके से होता है संविधान संशोधन। और इसके बाद जो भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है उनको भी ठीक से देख लें। जैसे कि आप जानते हैं सीएए और एनआरसी जैसे सब टॉपिक्स हैं, ये पिछले 1 साल से काफ़ी चर्चा में है। तो इस बार संभावना है, पिछली बार नहीं पूछा था लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि नागरिकता से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी जो संविधानेतर संगठन है, संस्थाएँ हैं, संवैधानिक हो या संविधानेतर हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, है ना, इन सब को भी एक बार देख ले अच्छे से। यहाँ से भी यूपीएससी धीरे धीरे ट्रेंड पकड़ रहा है कि यहाँ से भी सवाल देखे जा रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था में इतना काफ़ी है। इसके बाद सामान्य विज्ञान है जो यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो बेसिक साइंस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लगभग नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो अवधारणा पता होना ज़रूरी है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का बेसिक है वो आपको अच्छे से पढ़ा हुआ हो, क्योंकि साइंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस का जो एरिया है वो आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट यहाँ भी बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए साइंस तो आना बहुत ज़रूरी है, इसका बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कि प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इत्यादि जो संबंधित है, और इसरो के क्या क्या नए कार्य किए इसरो ने, कौन कौन सी नई प्रणालियाँ बनी, कौन कौन से नए रॉकेट लॉन्च हुए, क्या मतलब अब इसरो के कौन कौन से मिशन आने वाले हैं, ये तो मतलब टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको सेलेक्टिवली कुछ बताऊं तो ये शायद टेक्नोलॉजी के साथ ठीक से न्याय नहीं हो पाएगा। तो विज्ञान में मैं आपको ये बोलूँगा कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाइड आते हैं और 90% क्वेश्चन करंट से रिलेट होते हैं पूरे। तो टेक्नोलॉजी के लिए करंट अच्छे से पढ़ा हुआ हो आपका, और करंट के साथ में आप लोगों को साइंस की बेसिक समझ हो, और अप्लाइड साइंस है वहाँ से क्वेश्चन, जैसे एआई से आ गया, इस बार मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आया था 2020 में देखें। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि साइंस कहाँ कहाँ हमारे जीवन में अप्लाई हो रही है, क्योंकि अप्लाई साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस एतबार से देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के पूरा सिलेबस था जो हमने देखा, और सिलेबस के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट देखे। तो इसमें से मैंने आपको सेलेक्टिवली टॉपिक्स इसलिए बताए क्योंकि आपके पास 5 महीने का समय है। तो अब 5 महीने के अंदर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारी चीज़ों को विस्तार में पढ़ें, बड़े बड़े सोर्सेज से पढ़ें, मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें। सेलेक्टिवली कंटेंट हो और कम चीज़ों से ज़्यादा इनपुट निकल जाए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकें, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में अगर मेंस की बात करें तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, देखिए प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम होता है। अगर आपकी भी ये विचारधारा है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो इस चीज़ को बदल लीजिए। मेंस का लेवल
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मतलब अच्छा खासा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो मेंस की तैयारी को साथ में कीजिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी पूरी इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। पेपर 3 के क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं, पेपर 1 के पेपर 2 में, पेपर 2 के पेपर 4 में। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि अगर आपकी लिंक करने की पावर, पेपर्स को इंटीग्रेट करने की क्षमता जनरेट नहीं की, अपनी दृष्टि को व्यापक नहीं किया, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट ख़राब करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है। मेरा मानना है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ साथ होती है। हाँ, विषयगत दृष्टि से कुछ तरीके से हम चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास 5 महीने का समय है, तो मैं बोलूँगा आप लगभग 1.5 से 2 महीने तक मेंस को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें आप एथिक्स है, आपका ऑप्शनल वाला विषय है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, गवर्नेंस वाला पार्ट है। इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्टैटिक पोर्शन अगर आप ठीक से कवर कर लेते हैं तो आप करंट में चीज़ों को, सिर्फ आपको नई चीज़ें ऐड करनी होंगी। अगर आपने पेपर 2 देखा होगा तो लगभग चीज़ें वही आती है। अगर आपने स्टैटिक आपका अच्छा है तो आप चीज़ों को सारी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वही सब चीज़ें दोहराती हैं। स्टैटिक में सिर्फ आपको करंट ऐड करना होता है। अगर आपका स्टैटिक अच्छा है पोर्शन, तो आप आसानी से करंट को रिलेट करके आप अच्छा आंसर, गुणवत्ता वाला आंसर उसके अंदर लिख सकते हैं। तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना है। प्रीलिम्स और मेंस को साथ में रख के पढ़ाई करनी है। उसके बाद लास्ट के टाइम पे आप ज़रूर 2-3 महीना पहले प्रीलिम्स को थोड़ा सा वर्गीकृत कर दीजिए, सेलेक्टिव स्टडी कर लीजिए। टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट और कम महत्वपूर्ण के एतबार से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाना ताकि अच्छे से इस चीज़ को समझा सकूँ विस्तार में। अगली वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे से टॉपिक्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट बुक, क्या क्या रिसोर्सेज रखने चाहिए, या हिंदी मीडियम के लिए क्या क्या रिसोर्सेज जो हैं मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करंट कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन कहाँ से पढ़ना है, और इत्यादि स्ट्रैटेजी को लेके मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को, अगर आपको लगता है वीडियो उपयोगी है आपके लिए, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब कर दें। एजुकेशन लॉबी की तरफ से धन्यवाद।